वो सलाम साहब, आपने जो ऑटो वाला साहब जावेद खान, आपने कॉल किया था साहब आपको। बैग इधर पड़ेगा सर। ये बदबू कैसी है? इसमें से ही जा रही साहब, तभी अपना डाउट आया था। खोलो इसको। एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। और बॉडी को बाहर निकालो। तो कौन थे वो लोग जो ये बैग छोड़ कर गए थे? 30-32 साल का आदमी था साहब, एक औरत भी थी, उतनी उम्र की रही होंगी। 2 लोग थे। हाँ साहब। किधर गए वो लोग? अब साहब जब आप बहाना किया ना उनको क्या पेशाब करके आता है, और उधर आके अपन ने कॉल किया आपको, कॉल करके वापस आए साहब तो दोनों ही गायब थे। और इधर ये बैग छोड़कर चले गए? हाँ साहब, अपन जब उधर था तभी वो लोग चले गए साहब बैग छोड़ के। सच बोल रहा है ना? हाँ साहब, झूठ का क्यों बोलेगा। ठीक है, मान लेता हूँ तेरी बात। अभी पूरी कहानी बता। साहब कल दोपहर को अपन ने रास्ते से एक भाड़ा उठाया साहब। ऑटो ऑटो। चलिए भैया। उसको लेके अपन सरदा चौक गया साहब, उसको वहीं जाना था। कितना हुआ भैया? 98 रुपए मैडम। अच्छा भैया, आप रेलवे स्टेशन चलेंगे क्या? मैडम छोड़ देगा अपन। अरे अभी नहीं। वो क्या है ना, मेरे और मेरे पति को कल ट्रेन पकड़नी है सुबह 6 बजे की, तो आप 4:30 तक हमें वहाँ छोड़ देंगे? 4:30 बजे? हाँ। नहीं मैडम। क्यों? मैडम वो रात को अपन गाड़ी चलाता नहीं है, अपने को थोड़ा अंधेरे में दिखने का प्रॉब्लम है, आप दूसरा गाड़ी देख लो ना। अरे भैया समझिए ना, देखिए ना, इस एरिया में ना सुबह कोई ऑटो नहीं मिलेगा, और ऑटो नहीं मिलेगा तो ट्रेन छूट जाएगी। 1 ही घंटे की तो बात है, प्लीज भैया प्लीज ना। नहीं मैडम, अपने से नहीं होगा। अब अच्छा ये लीजिए, 100 रुपये मीटर के, 100 रुपये एडवांस आ जाएगा भैया। हाँ पक्का आएंगे ना? हाँ पैसे लिए तो आना ही पड़ेगा ना मैडम। हाँ। ठीक। अरे मैडम ये आना किधर है? इधर ही। ठीक है हाँ? मैं आपको 4 बजे फोन करूंगी। हाँ। 1 मिनट, नंबर दो अपना। हाँ 98900298। नाम? खान बोलो, खान। फोन करूंगी। हाँ हाँ साहब, सुबह 4:30 बजे अपन को कॉल आया साहब, सामने से कोई आदमी बोल रहा था साहब, उसका पति जो है आपने को उधर ये श्रद्धा चौक है ना साहब, उधर आने को बोला साहब। आप बैठो मैडम, आप रखते हैं। अरे क्या रखेला है साहब, बहुत भारी है। अरे वो कुछ नहीं, थोड़ा घर का पुराना सामान है ना, तो इसीलिए थोड़ा भारी है। इतना भारी बैग कहाँ से लेके आए साहब? बैठो साहब, एडजस्ट कर लो जरा थोड़ा, इतना भारी सामान लेके आए। चलिए बैठेगा साहब? हाँ चलिए।
कुछ बात आ रहा है ना साहब, ये बैग में से आ रहा है क्या? बैग बैग में ओ हाँ हाँ वो बहुत पुराना अचार रखा था ना, शायद खराब हो गया है, उसी की बदबू है ये। हाँ अचार अचार खराब होता है तो ऐसा बात आता है क्या? ये सैंड क्या आपने जेब में रखता है क्या साहब आप? अरे भैया ये पॉकेट परफ्यूम है, इसको पॉकेट में रखते हैं। ये अचार का बात नहीं है, कुछ और ही चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना भैया, वो अचार की बदबू है। अब भैया जल्दी चलाइए ना। भैया क्या हुआ? दो मिनट साहब, दो मिनट साहब, जरा हमें साहब, जल्दी 2 मिनट साहब, पेशाब करके आते हैं साहब। साहब बैग में से इतना बास आ रहा था साहब, इतना बास आ रहा था कि आप उनको रेलवे स्टेशन लेके जाता ना तो पक्का उनको पुलिस उधर पकड़ लेती साहब, और अपन भी उनके पास फंस जाता साहब। अपन को समझ में नहीं आता साहब कि क्या करने का है, तो अपन उनको बहाना करके कि अपन को जरा पेशाब करने का है, अपन तो साइड पे जाके आपको कॉल किया साहब, और फिर इधर नजर रखने को आए साहब तो दोनों इधर से गायब थे, बैग इधर ही पड़ेला था। तेरी इस बात पे मैं विश्वास कैसे कर लूँ कि तू सच बोल रहा है? झूठ काहे को बोलेगा साहब? ठीक है, तुम अपनी रिपोर्ट लिखवा लो, बयान दर्ज कर लो इनका। ठीक है सर। साहब अपन को कोई खतरा भी तो नहीं ना साहब? वो दोनों ने अच्छे से देखे ला अपन को साहब। अरे तुमको क्या खतरा होगा? तुमने ही बोला ना वो रेलवे स्टेशन जा रहे थे, मतलब शहर छोड़कर जा रहे थे। तुम्हारे पीछे आएंगे तो खुद पकड़े जाएंगे। तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। ठीक है सर, ठीक। हाँ सुनो, तुमने बताया कि उस आदमी ने तुमको फ़ोन किया था रात को? हाँ सर। तो उसका नंबर आया होगा ना तुम्हारे फ़ोन? आया नहीं सर। नंबर नोट करवा। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पे नजर रखो और आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है इस आदमी से मिलते जुलते। जी सर। हो सकता है कि ये आदमी श्रद्धा चौक का ही रहने वाला हो, तो यहाँ आसपास के इलाके में पता करो, और हाँ उस नंबर को भी ट्रेस करवाओ, देखो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर आपको क्या लगता है ये ऑटो ड्राइवर खान सच बोल रहा है? लगता तो नहीं है, पर फिलहाल हमें इसी के बयान को लेकर चलना होगा। अभी तो हमें इस बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। राइट सर। सर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से चेक किया है, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट बॉडी के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती। और वो मोबाइल नंबर, उससे कुछ पता चला? सर कॉल करने से जस्ट पहले सिम को ऑन किया गया और कॉल करने के बाद इमीडिएटली फोन स्विच ऑफ। हमने सर्विस प्रोवाइडर से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई है, किसी जयदीप सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस जयदीप सिंह का एड्रेस मिला? गांधीनगर। जयदीप सिंह। जी मैम। क्या हुआ मैम? खून? किसका खून मैम? ये तो तू बताएगा ना, किसका खून करके भागा है तू? नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला किसी का खून क्यों करूंगा और क्यों भागूंगा मैम? 44453652 ये तेरा ही नंबर है ना? हाँ सर, ये मेरा ही नंबर है, लेकिन सर ये नंबर मुझसे 2.5 महीने पहले खो गया था। 2.5 महीने पहले? जी। तो तूने पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं मैम। क्यों? मैम वो दरअसल इस नंबर को मैं सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज़ करता था, और फिर ये खोया दूसरी स्टेट में था, तो मैंने सोचा क्यों फालतू परेशान होने का इसमें। दूसरे स्टेट में मतलब? मैम मैं यूपी गया था ऑफिस के काम से, जब वापस आ रहा था ना तो ट्रेन में ये मोबाइल मुझसे खो गया था। तो अब तू कहानियां सुनाएगा? नहीं मैम, मैं क्यों भला कहानियाँ सुनाऊंगा, और ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? आप मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मेरा इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि वो आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि सिम कार्ड 2.5 महीने से ही स्विच ऑफ था। कल रात को ऑन हुआ, बंदे ने ऑटो ड्राइवर को कॉल किया, उसके बाद फिर से स्विच ऑफ। श्रद्धा चौक से उस आदमी के बारे में जिसकी हमें लाश मिली कुछ पता चला? अभी तो नहीं, लेकिन पूछताछ चल रही है। ठीक है, एक काम करो, उस ऑटो ड्राइवर खान को बुलाओ और उस कपल का स्केच बनवाओ, शायद कुछ हेल्प मिल जाए उन्हें आइडेंटिफाई करने में। जी। सर
ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की मौत इमीडिएटली अटैक के बाद हुई थी, ऑन द स्पॉट। सर, विक्टिम के सिर पर किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया था और अटैक इतना ब्रूटल था कि स्कल की हड्डियां टूट गई और इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से विक्टिम की मौत इमीडिएटली आफ्टर अटैक हुई। और टाइम ऑफ डेथ है शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का। जी सर। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेजेस से कुछ पता चला? नहीं सर, कोई पॉजिटिव लीड हाथ नहीं आई। कहीं वो हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? चलो। स्केच रेडी हुआ? दिखाओ। नहीं साहब, वो सब और रात को थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, तो आप उनको वही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ खान कि ये स्केच वगैरह बनाना इतना आसान नहीं होता है। तुमने उस आदमी को रात में देखा था, लेकिन उस लड़की को तो दिन में देखा था ना। उसका स्केच भी नहीं बनवा पा रहे हो तुम। ठीक है, एक काम करो, अभी अपने घर जाओ, उसका चेहरा ठीक से याद करो और वापस आकर ये स्केच बनवाओ। चलो जाओ। इस खान के ऊपर नजर रखो, देखो किसके साथ उठता बैठता है, किससे मिलता जुलता है। मुझे शक है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। जी सर। और वो ट्रॉली बैग हमारी कस्टडी में है ना? ये सर। लेके आओ केविन। सर। सर, 9 सीके लोग हैं, ये देखिए। क्या ये? सर, ये किसी अल्फा बैग हाउस दुकान का टैग है, इसी बैग पर छोड़ गए वो लोग। दैट्स अ गुड लीड। लेकिन सर, इस शहर में अल्फा बैग हाउस के तो कई सारे ब्रांचेज हैं। पवार, तुम पता लगाओ कि ये बैग किस ब्रांच से खरीदा गया था। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ ठीक है, उस प्रताप शिंदे का फोटोग्राफ फैक्स कर दो और उस औरत की डिटेल्स भी। सर, अंबेडकर मार्केट पुलिस स्टेशन से पीएसआई संतोष का कॉल था। उनके पुलिस स्टेशन में किसी औरत ने कंप्लेंट रजिस्टर की है। किसी 50 साल के अंजलि शिंदे ने रजिस्टर किया है। उसका पति पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा। क्या ये कंप्लेंट हमारे विक्टिम से मैच करती है? जी सर, उनको भी यही लगता है। मैंने उनसे प्रताप शिंदे का फोटोग्राफ फैक्स करने बोला है। सर, सर, ये दोनों फोटोग्राफ्स मैच कर रही है। अश्विनी, लगता है हमने इस अनजान डेड बॉडी को पहचान दे दी है। जी सर। कंप्लेनेंट का नाम क्या था? अंजलि शिंदे। एड्रेस है? यस सर। लेट्स गो। अंजलि जी, आपने अपने पति मिस्टर प्रताप शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है अंबेडकर बाजार पुलिस स्टेशन में। जी सर, कुछ पता चला क्या उनका? जी, हमें प्रताप जी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सर, 6 अगस्त को मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। मेरी बेटी प्रणीता और मेरे दामाद राकेश घर पे ही थे। जब मैं वापस आई तब... अरे आई, कब से इंतजार कर रहे हैं आपका, कहाँ रह गई थी आप? बहुत भूख लगी है। अरे तो तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खा लिया? खा लेना चाहिए था ना। नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे, सोचा साथ में खाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। अरे आई, पापा तो भोपाल गए। पापा भोपाल गए? लेकिन ऐसे अचानक? आंटी, उनको कोई कॉल आया था, कह रहे थे इमरजेंसी है तो भोपाल चलेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। और ऐसे मैंने उनको यही कहा था कि कम से कम आई को बता के तो जाओ, लेकिन कहने लगे कि स्टेशन जाके टिकट लेनी है और टाइम लगेगा तो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन ऐसे मतलब ऐसे कैसे बिना बताए हुए? अरे आई, अब चिंता मत करो। आई, भूख लगी है, चले क्या? चलो राकेश। प्रणीता बेटा, कब से तुम्हारे पापा का फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे आई, पापा ट्रेन में होंगे और ट्रेन में नेटवर्क नहीं पकड़ता।
और वैसे ही पापा ने कहा है ना कि कल तक आ जाएंगे, तो हाँ बेटा, लेकिन ऐसे क्या आई? अरे पापा अपना ख्याल रख सकते हैं, आप इतनी चिंता मत करो। जाओ आप आराम करो। फिर मैं सोने चली गई। आपके पति भोपाल क्या करने गए थे? सर, मेरे पति के परिवार वाले भोपाल में ही रहते हैं। पिछले 15 सालों से मेरे पति ने अपना बिजनेस सेटअप यहाँ नागपुर में कर लिया था। तब से हम लोग यही हैं सर। आपने कब रियलाइज किया कि आपके पति मिसिंग है? मतलब आपकी उनसे फोन पर लास्ट टाइम बात कब हुई थी? सर, दिन भर फ़ोन ट्राई करते रहे उनका, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। जब मेरी उनसे बात नहीं हो पाई तो भोपाल में मैं उनके भाई प्रदीप को फ़ोन लगाई। हाँ प्रदीप जी, वो प्रताप वहाँ गए हैं क्या? लेकिन उन्होंने भी बताया कि वो तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। क्या वहाँ भी नहीं गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्रणीता बेटा, तुम्हारे पापा भोपाल तो गए ही नहीं हैं। अभी तुम्हारे चाचा से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो तो भोपाल आए नहीं। क्या? हाँ बेटा। भोपाल नहीं गए तो कहाँ गए? मुझे नहीं पता राकेश, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। आइए आप चिंता मत करो, मैं फ़ोन करती हूँ पापा का दोबारा। मैंने फ़ोन भी किया प्रणीता, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ। हाँ अभी तक स्विच ऑफ है। प्रणीता बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तेरे पापा को कुछ हो तो नहीं गया बेटा। आई अब जब भी सोचोगी कुछ गलत ही सोचोगी। अरे पापा के इतने दोस्त हैं भोपाल में, किसी और के पास गए होंगे। और वैसे भी पापा का नेटवर्क नहीं होगा शायद, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा है। जब नेटवर्क आ जाएगा तो कॉल कर देंगे, आप फिक्र नहीं करो। एक काम करो राकेश, तुम आई को अंदर लेकर जाओ, मुझे थोड़ा काम है बाहर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ आई, आप चिंता मत करो। ठीक, चलिए आंटी। पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमें प्रताप की कोई खबर नहीं मिली। प्रणीता बेटा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, पुलिस में खबर कर देनी चाहिए बेटा। आई अगर आप कहो तो पुलिस के पास जाने से पहले एक बार मैं और राकेश भोपाल जाकर आते हैं, देखकर तो आए आखिर बात क्या है। हाँ बेटा, लेकिन कल से उनकी कोई खबर नहीं है। कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है बेटा, बहुत घबरा रहा है। आंटी प्रणीता सही कह रही है, हम सुबह सुबह ही भोपाल जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। आज राकेश और प्रणीता भी भोपाल के लिए निकले, लेकिन उन लोगों ने भी जाने के बाद कोई कॉल नहीं किया सर। तब मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया। आपकी बेटी और दामाद भी भोपाल निकले? जी सर। आज? जी कितने बजे? सर, वो तो मुझे ठीक से याद नहीं है, एकदम सुबह सुबह। तब मैं सो रही थी सर। सुबह निकलते वक्त उन्होंने आपको जगाया नहीं? नहीं सर, रात भर मैं जगी थी, शायद यही सोचकर उन लोगों ने मुझे नहीं जगाया। देखिए अंजलि जी, मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज सुबह 6 बजे के करीब हमें एक लाश मिली। उस लाश को एक ट्रॉली बैग में डालकर एक लड़का लड़की ऑटो में स्टेशन की तरफ जा रहे थे। ऑटो वाले की समझदारी की वजह से उन्हें उस लाश को उसी ऑटो में छोड़कर भागना पड़ा। हमें शक है कि वो लाश आपके पति की है और वो लड़का लड़की आपकी बेटी और दामाद है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। अंजलि जी, ये फोटो देख के बताइए कि क्या ये आपके पति की है? नहीं सर, ये दिख तो रहे मेरे पति की तरह, लेकिन ये मेरे पति नहीं है। अंजलि जी, एक बार दोबारा देखिए, ठीक से देखिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पति नहीं है, मैंने कहा ना। अच्छा, आप एक बार हॉस्पिटल आकर बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने कह दिया ना, ये मेरे पति नहीं है, और मैं यहाँ से कह रही हूँ कि ये मेरे पति नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल जाके क्या करूँगी? देखिए अंजलि जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल आके बॉडी आइडेंटिफाई करें और
वहां बताएं कि वो आपके पति हैं कि नहीं है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे पति नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल जाके क्या करूंगी? अश्विनी, हम दोनों को ये लग रहा है कि वो बॉडी प्रताप जी की है, फिर अंजलि जी उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सर मुझे लगता है ये औरत अंजलि शिंदे जरूर कुछ जानती है, लेकिन हमसे छिपा रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बेटी प्रणीता और दामाद राकेश को बचाने की फिराक में है? सर क्या हुआ? आप कौन है? सर मेरा नाम मदन है और मैं प्रताप के बाजू वाले घर में रहता हूँ। प्रताप का कुछ पता चला सर? नहीं, अभी तक तो नहीं। मदन जी, जी आप पहचान सकते हैं इस आदमी को? सर ये तो प्रताप ही है, बिल्कुल। आप कल सुबह कस्तूरबा हॉस्पिटल आके इनकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जरूर। पवार, इनकी डिटेल्स ले लो। जी हाँ सर, ये प्रताप ही है। पक्का? हाँ सर, 100%। मुझे तो पहले से ही डाउट था कि इसकी बेटी और दामाद ने इसको मारा है। अंजलि झूठ बोल करके उन दोनों को बचा रही है। कहना क्या चाहते हो? सर दोनों बाप बेटी में बहुत टेंशन रहती थी। क्यों? सर प्रणीता अच्छी लड़की नहीं थी, पूरे मोहल्ले में उसके चर्चे थे, हर एक कोई उसके बारे में जानता था। और तो सर 3 साल पहले वो घर से भी भाग गई थी और जब लौटी तो उसने शादी कर ली थी, और वो भी राकेश से। सर प्रताप राकेश को पसंद नहीं करता था। पर खराबी तो प्रताप जी की बेटी प्रणीता में थी, तो वो राकेश से क्यों नफरत करता था? सब कुछ तो पता नहीं है सर, लेकिन राकेश प्रताप की कास्ट का नहीं था और प्रणीता ने उससे शादी करके प्रताप की इज्जत सरियांग उछाल दी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। अश्विनी, एक पड़ोसी प्रताप जी की लाश को पहचान रहा है और उनकी पत्नी अंजलि जी अपने पति की लाश को पहचानने से मना कर रही है। वो तो हॉस्पिटल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, ये मदन सही कह रहा था? जी सर, मुझे लगता है प्रताप जी के मर्डर में उनके परिवार का हाथ हो सकता है, वरना अंजलि जी का बिहेवियर ऐसा क्यों होता? इस बात का जवाब तो अंजलि जी ही दे सकती है कि वो अपने पति की लाश को पहचानने से मना क्यों कर रही है। बुलाओ उनको, और अगर वो आने से इनकार करे तो उन्हें जबरदस्ती लेकर आओ। राइट सर। सर एक तरफ अंजलि जी ने प्रताप जी की लाश देखने तक से मना कर दिया और दूसरी तरफ उनका ये रूप, उनका वो वाला रूप सच्चा है या ये वाला? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। अश्विनी, जब जान पर बनाती है ना तो अच्छे अच्छे लोग एक्टिंग करने लगते हैं। तुम एक काम करो, राकेश और प्रणीता के फोन को सर्वेलेंस पे लगाओ और इस अंजलि जी से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जी सर। सर उस अल्फा बैग हाउस का पता चल गया है जहां से बैग खरीदा गया था। जल्दबाजी में गलती कर गए लोग और इस गलती का फायदा हम लोग उठाएंगे। ये जूम इन करो यहाँ। मिल गए, ये फुटेज चाहिए हमें।
पवार, एक काम करो, खान को पुलिस स्टेशन बुलाओ और प्रणीता और राकेश की फ्रेश पिक्चर्स मंगवाओ। जी मैम। सर। सलाम सर, अपन को बुलाया क्या आपने? हाँ बुलाया। उस दिन मैंने तुमको बोला था कि लड़की का चेहरा ठीक से याद करके आना, तू तो लौट कर आया नहीं। वो साहब, अपन थोड़ा जरा काम में बिजी हो गया था साहब। हमको मालूम है तू बिजी हो गया था, तो हमने भी अपना काम कर लिया। मतलब? अश्विनी, कुछ याद आया? साहब साहब साहब, ये दोनों वही थे साहब। अब ये फोटो देखो, दोबारा देखो और ठीक से देखो, क्या ये वही दोनों है? हाँ साहब, ये दोनों वही थे साहब जो उस दिन लाश को लेके जा रहे थे। 2 थे कि 3 थे? 2 ही थे साहब। क्यों, तू नहीं था इनके साथ? तुझे मिला के 3 हो गए ना? ये क्या क्या बोल रहे हैं साहब आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रताप के मरने से पहले से तू इन लोगों को जानता था और प्रताप की लाश को ठिकाने लगाने का सौदा किया था तूने इनके साथ। अपन सौदा काहे को करेगा साहब? और अपने को सौदा करने का होता साहब तो अपन आपको फोन काहे को करता? बस इसीलिए पुलिस को फोन करके इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके, वरना पूरा दिन तुमने उस लड़की को अपने ऑटो में घुमाया, रात को उसको लेने के लिए गए और अभी उसका स्केच नहीं बना पा रहे हो। सच्ची बोलता है साहब, अपन को रात को थोड़ा कम दिखता है साहब, इसके लिए वो स्केच बनाने अपने से। अल्लाह की कसम खा के बोलता है साहब कि ये खून में अपना कोई लेना देना नहीं साहब। देख खान, अभी तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, वरना जिस दिन वो लड़का लड़की पकड़े गए ना, उस दिन तेरा ऑटो तो पंक्चर हो जाएगा, समझा? चल जाए ऐसे। अंजलि जी को लेके आओ। जी सर। ये मेरी बेटी प्रणीता और उसका पति राकेश ही है। पक्का? अब की बार तो कोई धोखा नहीं हो रहा ना आपको? नहीं सर, ये मेरी बेटी प्रणीता ही है और उसका पति राकेश। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है सर? देखिए, उस ऑटो ड्राइवर ने उन दोनों लड़का लड़की को पहचान लिया है जो आपके पति की लाश को ठिकाने लगाने निकले थे। कौन थे वो दोनों सर? कौन थे? यही दोनों, आपकी बेटी प्रणीता और आपका दामाद राकेश। मिसेस शिंदे, आप अपने पति की हत्या के बारे में क्या जानती हैं? और प्लीज इस बार हमें सब कुछ सच सच बताइए। अपने पति की लाश को ना पहचान कर आप पहले ही एक झूठ बोल चुकी हैं हमसे। नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वाकई मैंने उन्हें फोटो में नहीं पहचाना था सर। मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन अभी भी हमें आपकी बेटी और उसके पति के बारे में पूरा सच नहीं पता है। मिसेस शिंदे, प्लीज हमें पूरी बात सच सच बताइए। सर, प्रणीता मेरी इकलौती औलाद है। हम उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर जिद, हर जरूरत पूरा करते थे। प्रणीता, ये लड़की भी ना अभी तक सोई है। प्रणीता उठो, उठो, आज तुम्हारा एग्जाम है। मालूम है आइस, 2 मिनट सोने दो ना। बस बहुत हो गया, चल उठो। 2 मिनट रुको। प्रणीता उठ जाओ बेटा, चलो उठो 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 उठो, चलो। अभी ये ना बच्चों वाली नाटक बंद करो और जल्दी से फ्रेश होकर के नाश्ता के टेबल पे आ जाओ, चलो। ठीक है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आई जल्दी से दो ना, मुझे भूख लगी है। रेडी फॉर एग्जाम? यस। बेटा इस बार आपको टॉप करना है। मैं तो पास हो जाऊँ वही बहुत है। अरे पासिंग मार्क्स से खुश हो जाओगी? नहीं, एक्चुअली आपने पूछा नहीं मैं किस बात से खुश होंगी। मुझे मालूम है, टॉप करके। नहीं पापा, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 5000 रुपीज। 5000 रुपीज? वाई? आज एग्जाम का लास्ट डे है तो हम सारे फ्रेंड्स मूवी जाएंगे, इसलिए चाहिए था। बेटा मूवी तो आप 500 रुपए में भी देख सकती हो, फिर 5000 क्यों? ये तो मैं भी जानती हूँ कि मूवी 500 रुपए में भी देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी तो काम है ना पापा। ऐसा क्या काम है? अरे क्या आप भी दे दीजिए ना, बच्ची है, उसे पैसे की जरूरत होगी। अरे अंजलि, मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ऐसे काम है। नहीं देंगे ना आप? मत दीजिए। अरे प्रणीता बेटा,
पापा को छोड़, मेरे पर्स में पैसे पड़े हैं, जा जाके ले ले। सच्ची आई, लव यू सो मच, थैंक यू आई। अंजलि, 5,000 रुपये मैं भी दे सकता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा काम है जो वो हमें नहीं बता सकती। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, आज उसका आखिरी पेपर है, दोस्तों के साथ जाएगी, घूमेगी, खाएगी, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना उसे। हाँ, शायद हमारे ही प्यार और लाड ने उसे बर्बाद कर दिया, उसे जिद्दी और गुस्सैल बना दिया। वो अपनी मनमानी करने लगी, बागी बन गई, और फिर हमें पता नहीं सर कि क्या हुआ। ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी पढ़ाई छोड़ दी सर। क्या मतलब, क्यों? बस नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ेगी नहीं तो करेगी क्या? वो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। देखा, हमारे लाड प्यार ने क्या हाल कर दिया इसका। ठीक है, एक बात मेरी भी सुन ले तू, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो हम तेरी शादी कर देंगे। क्या शादी? मुझे शादी वादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, चुपचाप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सिर्फ 1 साल बचा है तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने में, वो कंप्लीट करो, उसके बाद जो मर्जी में आए करना। पापा क्या है ना, अब बूढ़े हो चुके हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना है। अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? यही सिखाया हमने तुम्हें। आई, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये चाहिए? क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि अब तो तुम्हारा कॉलेज भी जाना नहीं होता, तो इतने पैसों की तुम्हें जरूरत ही क्या है? प्रणीता, ये क्या कर रही हो? आपका क्रेडिट कार्ड लेके जा रही हूँ। हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि जा कहाँ रही हो तुम? उसके बाद से हमें कुछ भी पता नहीं होता था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। हमें उसकी फिक्र रहती थी, पर उसे हमारी फिक्र नहीं रहती थी। उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। हेलो, हे प्रणीता, ओके। प्रणीता, खाना खा लो बेटा। आई, मुझे भूख नहीं है। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर इतनी देर रात को कहाँ जाती है ये? और अब तो मोहल्ले वाले भी पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश की उससे, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं है मुझे। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा के मानेगी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और हद तो तब हो गई जब मेरे पति ने उसे किसी लड़के के साथ देख लिया। कहां से आ रही हो? बाहर से, दोस्तों के साथ थी। कौन दोस्त? अंजलि के साथ थी। क्या हुआ है माँ? प्रणीता, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ कौन था वो लड़का? कौन लड़का? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? नाटक करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने आज अपनी आंखों से तुझे एक लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है। ओ वो मेरा फ्रेंड है पापा, राहुल नाम है उसका। फ्रेंड है? हाँ, फ्रेंड है। मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। प्रणीता, झूठ बोलो मत, साफ साफ बता दो कौन था वो लड़का
और क्या चल रहा है तुम लोग दोनों के बीच में? आई, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पागल हो गई है तू? सारे समाज में हमारा नाक कटाएगी। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? प्यार करना कुछ गलत है क्या? गलत है, मेरे इस घर में गलत है, क्योंकि आज तक इस घर में ऐसा किसी ने नहीं किया है और आगे भी नहीं होगा। तू सारे समाज में हमारा नाम डुबाने चलिए। अरे भाड़ में क्या समाज? मुझे किसी समाज वमाज से लेना देना नहीं है। तुझे समाज से लेना देना नहीं होगा, लेकिन तेरे बाप को है, और अगर मुझे समाज से फर्क पड़ता तो तुझे भी पड़ेगा। इसलिए मेरे जीते जी मैं जिससे चाहूंगा तेरी शादी करूंगा। मेरे जीते जी इस घर में तेरी एक मर्जी नहीं चलेगी। सुन ले कान खोलकर। क्या वो लड़का राकेश ही था जिसका आपकी बेटी के साथ अफेयर चल रहा था? नहीं सर, वो कोई और था। देखते देखते साल गुजर गए। मोहल्ले वाले, रिश्तेदारों में हमारी थू थू हो रही थी। हमें कहीं का नहीं छोड़ा था प्रणीता ने, कहीं का नहीं छोड़ा था। प्रणीता 22 की हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी? कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? जिस किसी को भी इसकी करतूतों के बारे में पता चलेगा ना, दूर से भाग जाएगा। और कोई बेचारा फूटी किस्मत वाला तैयार भी हो गया ना, तो क्या हमारी प्रणीता उससे शादी करेगी? एक रास्ता है जी, क्यों ना हम प्रणीता की शादी उसके मर्जी वाले लड़के के साथ करा दें, वो मना भी नहीं करेगी। सोच समझ के बात किया करो अंजलि। जिस लड़के की औकात हमारे साथ बैठने के लिए तुम उसे इस घर का दामाद बनाना चाहती हो? हाँ, दामाद बनाना चाहती हूँ। वैसे भी तो हमारी इज्जत बाजार में उछल रही है ना, और आप प्रणीता के लिए लाख अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आइए, लेकिन प्रणीता उसी के साथ शादी करेगी जिससे उसकी मर्जी होगी। तो क्यों ना हम पहले ही उसकी मर्जी वाले लड़के के साथ उसकी शादी कर दें? कम से कम समाज में ये कहने के लिए तो रह जाएगा ना कि हम जाति और धर्म को नहीं मानते। और कल को प्रणीता अगर उस लड़के के साथ भाग गई तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। बस एक बार अगर उसकी शादी हो गई ना, तो समाज धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा। कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाएगी ना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रणीता बेटा, यहां आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ। प्रणीता, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? बेटा, तुम कह रही थी ना उस दिन कि तुम्हें वो लड़का बहुत पसंद है, तुम उससे शादी करना चाहती हो। तो बेटा, हमने तय किया कि हम तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ करवा देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। कौन सा लड़का? कैसी शादी? बेटा, वही लड़का जिसे तुम प्यार करती हो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? और वैसे भी इस दुनिया में शादी के अलावा बहुत सारे काम है करने के लिए। लेकिन तुमने ही तो कहा था ना प्रणीता कि तुम उस लड़के को बहुत चाहती हो, प्यार करती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उस लड़के का चैप्टर कब का खत्म हो गया। और वैसे भी मैंने शादी की बात इसलिए की थी क्योंकि तब मैं गुस्से में थी, बस। चलो अच्छा हुआ, ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ रिश्ता खत्म हो गया। अंजलि, काम करता हूँ मैं, जल्दी से अपनी सोसाइटी में एक अच्छा लड़का ढूंढता हूँ और अगले महीने हम इसकी शादी कर देते हैं। हाँ। एक सेकेंड, आप दोनों को मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? प्रणीता, तुम 22 की हो चुकी हो। हाँ, मैं 22 की हो चुकी हूँ, तो क्या हो गया? और वैसे भी 22 साल में कौन शादी करता है आजकल? तो अब नहीं करोगी तो कब करोगी बेटा? ये कैसा सवाल है माँ? जब करनी होगी तब कर लूंगी। और वैसे भी अभी तो मेरे लाइफ एंजॉय करने के डेज है। अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करने को लाइफ एंजॉय करना नहीं कहते हैं। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, और साथ में हमारी भी। इसलिए एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगले महीने मैं एक अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, और इस बार मुझे तुम्हारा कोई नखरा नहीं चाहिए, समझी? अगर ऐसी बात है तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर आप दोनों ने शादी के लिए मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती, समझे? समाज, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले
सब जगह हमारी बदनामी हो रही थी सर। हम तो जैसे शर्म के मारे गड़ गए थे, लेकिन प्रणीता को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। प्रणीता को पढ़ाई छोड़े हुए 3 साल हो गए थे और अब तो सारे के सारे लोग हमसे पूछने लगे, कहने लगे कि जब प्रणीता को आगे पढ़ाई करनी नहीं है तो उसकी शादी करवा दीजिए। और सर हम भी यही चाहते थे कि प्रणीता शादी करके सेटल हो जाए, खुश रहे। कौन है ये लड़का? तुम शादी कर रहे हो इससे? शादी? फिर से शादी की बात? देखो बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है। हाँ प्रणीता, लड़का बहुत अच्छा है, यही नागपुर में ही रहता है, अच्छी फैमिली है, बड़ा बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। जब मैं शादी नहीं करना चाहती तो आप दोनों क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? तुम इसे जबरदस्ती समझो या मनमर्जी, अगर इस घर में रहना है तो तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना ये घर छोड़ के चली जाओ। पापा, घर की धमकी देकर आप शादी नहीं करवा सकते मेरी। पर अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनिए, वो घर छोड़ के जा रही है, आप उसे रोक लीजिए ना। अरे जाने दो, किसी ने उससे जबरदस्ती जाने के लिए नहीं कहा है। उसके बाद वो कहाँ थी, किस हाल में थी, कैसी थी, हमें कुछ नहीं पता था सर। 3 महीने बाद हमें खबर मिली कि वो किसी लेडीज हॉस्टल में रहती है। लेकिन सर, उस हॉस्टल में रहने वाली कोई भी लड़कियां अच्छी नहीं थी, सब के सब लड़कियां बुरी थी, सब के सब गलत काम किया करती थी। अपनों को छोड़कर अपना खर्चा चलाने के लिए सब गलत काम करती थी। प्रणीता को भी घर छोड़ने के बाद उसे भी पैसे चाहिए थे, उसने भी गलत काम करना शुरू कर दिया। और जब मुझे पता चला कि वो गलत काम कर रही है तो जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सर। और मेरे पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो बीमार रहने लगे। ये लीजिए, दवा लीजिए। हमारी अपनी ही बेटी दुश्मन बन जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगी। अंजलि, आज से बस ये समझ लो कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। 6 महीने लग गए सर हमारी जिंदगी को पटरी पर लाते हुए। और एक दिन, प्रणीता, तुम अभी यहाँ क्या लेने आई हो? चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें हमारे हाल पे। वैसे ही हम लोग पहले से बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब और नहीं सह सकती बेटा। आई मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत सारी गलतियाँ की है आई मैंने, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार पापा। मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगी। मैं बदल गई हूँ आई, मैं बदल गई हूँ। प्लीज 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 पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। सॉरी पापा, सॉरी। सॉरी। सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से 4 महीने के बाद एक दिन प्रणीता, कहाँ जा रही हो? दोस्तों को मिलने जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। और वो लड़का कौन है जो बाहर खड़ा है? वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो रहे हैं, इसे लेने आया है। ओके बाय। और मैं आपका क्रेडिट कार्ड लेकर जा रही हूँ। प्रणीता, प्रणीता,
प्रणीता, कहाँ गई थी तुम? आई बता के तो गई थी कि दोस्तों के साथ जा रही हूँ। एक बार तुम्हें माफ क्या कर दिया, तुम्हें क्या लगा कि मैं दोबारा से माफ? क्या दोबारा से? अगर आपने माफ कर दिया तो कोई एहसान किया क्या मुझ पे? जब मैं कह रही हूँ कि मैं दोस्तों के साथ में गई थी तो आप मान क्यों नहीं लेती? मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाइए आप यहाँ से। माँ थी मैं उसकी, वो मुझे झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बना सकती थी। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। प्रणीता ने अपनी पुरानी हरकतों को फिर से शुरू कर दिया था। दो तीन घंटे के बाद वो वापस आती थी और सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। वो क्या करती थी वो हमें कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसका अंदेशा मुझे हो गया था। ये सब मेरे पीठ पीछे हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। लेकिन सर, दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को गंदा काम करते हुए देख करके भी चुप रहे। लेकिन अपने पति की सेहत को देखते हुए मैंने अपना मुंह बंद रखा था। आखिरकार मेरे पति को भी पता चल गया। कौन था ये? बताएगी कौन था? अरे एक पराये मर्द के साथ मेरी बच्ची अपने ही घर में। कौन था? अरे बता तो सही, कौन था वो? कौन लड़का था वो? अरे पूरे समाज में तूने पहले से हमारी नाक कटवा दी थी। अब बस यही दिन बचे थे हमको देखने के लिए कि अपने ही घर में पराये मर्द के साथ तू क्या कर रहा है इसका? बोलेगी तू? अब तो बस एक ही रास्ता है इसके साथ, या तो इस लड़की को जान से मार देते हैं या फिर इसकी कहीं शादी करा देते हैं। तो तुझे यही कुकर्म करना था तो इस घर में वापस क्यों आई? अरे हमारे लिए तो पहले मर चुकी थी। निकल घर से, निकल घर से। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। चल 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 चल, भाग यहाँ से। पापा दरवाजा खोलिए। फिर क्या हुआ? सर, देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। प्रणीता का कहीं कुछ पता नहीं चला और अचानक 1 महीने पहले फिर से वापस घर आ गए। पापा, ये राकेश है, मेरे पति। पहले तू ये बता कि यहाँ क्या लेने आई है? इसे मैंने ही रोका है यहाँ। अंजलि, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? हाँ, लेकिन हमारी प्रणीता बहुत बदल चुकी है। सब कुछ छोड़ दिया है उसने। और ये राकेश जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। इनका भी कोई नहीं आगे पीछे, इसलिए इन लोग यहाँ पे नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब ऐसी हालत में हम लोग अगर इनकी मदद नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो कौन देगा जी? पापा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, लेकिन अब मैं इस काबिल भी नहीं कि आपसे मेरी गलतियों की माफी मांगूं। बस मदद मांग रही हूँ पापा। कुछ दिन के लिए हमें अपने घर में रहने दीजिए। एक बार राकेश का बिजनेस सेट हो जाए, फिर हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। पापा, पिछले 3 सालों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी और आप लोग कितने सही। आप लोग हमेशा मेरा भला चाहते थे, लेकिन मैं नादान बेवकूफ हमेशा आप लोगों को अपना दुश्मन समझती रही। पापा, अगर हो सके तो बस एक बार और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए पापा। बस पापा, आई एम सॉरी पापा, प्लीज पापा, गलती हो गई पापा मुझसे।
मेरे पति ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और राकेश को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देने के लिए भी राजी हो गए थे ताकि उनकी बच्ची प्रणीता खुशहाल जिंदगी गुजार सके। और राकेश भी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था सर। अगर सब कुछ सही हो गया था आप लोगों के बीच, तो फिर ये हत्या क्यों हुई? अंजलि जी, कुछ तो जरूर हुआ होगा कि आपकी बेटी और आपके दामाद ने आपके पति की हत्या कर दी। सोचिए, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा। हाँ सर, 5 अगस्त की रात झगड़ा हुआ था। तू जौनपुर में क्या करता था? ऐसा क्या हुआ था जौनपुर में कि तुझे वहां से भाग कर आना पड़ा? क्या करता था? भाग कर आया। अंकल, वहाँ पे मेरा बिजनेस बंद हो गया था, इसीलिए मैं आपकी बेटी के कहने पर यहाँ आया हूँ ताकि हम अपना एक बिजनेस शुरू कर सकें। मेरा भाई का दोस्त रहता है जौनपुर में, उसने तेरे बारे में सब कुछ बताया कि तेरी असलियत क्या है। ये चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? ये आप क्या कह रहे हैं? किसने क्या बताया? किसके बारे में अंजलि, बताया? ये राकेश चोर है, चोर। ये पैसों के लिए जौनपुर में चोरी करता था, वहां का हिस्ट्री शीटर है ये, और वहां से इसलिए भाग कर आया है कि पुलिस से बच सके। बोलो राकेश। पापा, दरअसल बात यह है कि मैं आपको... तू चुप कर। और कितने धोखे देगी तू अपने माँ बाप को? कितना झूठ बोलेगी हमसे? अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैंने इससे कहा था यहाँ आने के लिए, और आप किसी से ही पता कर सकते हैं। वो काम तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मैं बस एक शराफत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। हाँ पापा, राकेश सच कह रहा है, यही बात है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए थे। बस, अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को 1 दिन का समय देता हूँ। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं इस राकेश की पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अंडरस्टैंड? पापा सुनिए तो। यही झगड़ा हुआ था सर। अंजलि जी, आपका दामाद राकेश हिस्ट्री शीटर है। हाँ सर, लेकिन वो सब कुछ छोड़ चुका था। अंजलि जी, अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया होता तो अभी आपके पति जिंदा होते। खैर, अभी आप जाइए, अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुलवाएंगे। जी सर। क्या सोच रहे हैं सर कि कहीं अंजलि जी का उनके पति के मर्डर में कोई हाथ तो नहीं? अश्विनी, कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब प्रणीता और राकेश पकड़े जाएंगे। राकेश यूपी का हिस्ट्री शीटर है। यूपी पुलिस को कांटेक्ट करो और उसका कच्चा चिट्ठा निकालो। यहाँ हमारे खबरियों को भी अलर्ट कर दो। देखते हैं कितना भागते हैं दोनों। सर, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार लोगों से मुंह छुपाती फिर रही हूँ। किसकी वजह से? तुम्हारे वजह से। देख, जो होना था ना हो गया। ज्यादा बार बार मुंह मत चला, और अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना ना तो यहीं से वापस चली जा। कोसना बंद कर मुझे। चल चलना। सर, इस राकेश की डिटेल्स जौनपुर पुलिस ने भेजी है। वो किसी मर्डर केस में अंदर था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से बेल पर बाहर था। अब पुलिस को सबूत मिले हैं तो उसका वारंट वापस निकला है, इसलिए ये नागपुर भाग आया। हेलो, हाँ मैं हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर, राकेश की लोकेशन मिली है, वो यही नागपुर में है। उसका फोन कुछ देर पहले ऑन हुआ था और अब वापस बंद है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और टोल नाका, हर जगह अलर्ट भेजो। ये दोनों शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, और अपने खबरियों को भी अलर्ट कर दो। अब ये दोनों हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। राइट सर।
साहब मिल गया आपका चूहा। हाँ बाबा आई क्या ना। तो प्रणीता, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज छोड़ना, अपने पापा के पैसों पे अय्याशी करना, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, आई एम सॉरी बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना, अपना घर छोड़ना, जिस्म का धंधा करना, फिर घर रिटर्न आना और अपने घर से जिस्म का धंधा करना, तुम्हारे पापा का तुम्हें धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देना। यहां तक की कहानी तो हमें पता है। आगे क्या हुआ? देखो, तुम यहां से बचकर तो जा नहीं सकती, तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। ये राकेश कहां मिला तुमको? सब मैं उसी दुनिया में वापस लौट गई थी जहाँ पे मुझे कभी जाना नहीं चाहिए था। 1 साल तक अपने आप को बेचती रही, गंदा धंधा करती रही, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन उस जिंदगी से उब चुकी थी। एक दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और मैंने फैसला ले लिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। फिर छोटी मोटी नौकरियां करने लगी। कुछ महीनों बाद एक साड़ी डीलर के यहाँ पे काम मिला। वो मुझे जगह जगह भेजते थे, अलग अलग शहरों में साड़ी बेचने के लिए। जब मैं जौनपुर शहर गई, वहाँ मेरी मुलाकात राकेश से हो गई। मैं आपकी हेल्प कर दूं? हाँ हाँ प्लीज। लीजिए, हाँ, लीजिए। वो थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात थी? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो कॉफ़ी पियेंगी? कॉफ़ी नहीं, चाय चलेगी? चाय? वो कॉफ़ी शॉप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन चाय सामने। चलिए। डेढ़ साल से साड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ये लोग मुझे जगह जगह भेजते हैं और मैं साड़ी सप्लाई करती हूँ। अच्छा तो सेल्समैन है, आई मीन सेल्स वुमेन कह सकते हैं आप। ऐसे में तो फिर आपको रोज रोज बाहर जाना पड़ता होगा। आपकी फैमिली अलाउ कर देती है इतना दूर जाने के लिए? वो मैं अकेली रहती हूँ, फैमिली के साथ नहीं रहती। क्या मतलब? 2 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था मैंने, बस इसीलिए। पर ऐसा क्यों? ये सब छोड़िए ना, आइए बैठिए, कुछ अपने बारे में बताइए। वैसे आप क्या करते हैं? मैं वो कपड़ों की डीलिंग करता हूँ। हाँ। अच्छा, अब मुझे आपकी मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए ना, आपके लिए तो कुछ भी। आई मीन मदद। अब वो क्या है ना कि मैं 5 दिन जौनपुर और रुकूंगी, तो मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है और ये साड़ी के सिलसिले में जगह जगह जाना पड़ता है। तो अगर
आप साथ होते तो अच्छा होता। अरे मैं पूरा नेक्स्ट वीक फ्री हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। पक्का? जी। हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, हम रोज मिलने लगे। राकेश मेरी मदद करने लगा और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों इतने करीब आ गए। एक दिन राकेश ने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी हाँ बोल दी और हमारी शादी हो गई। तो तुम्हें राकेश की असलियत के बारे में पता नहीं था? नहीं सर, उस वक्त तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शादी के 15-20 दिन बाद में मुझे पता चल गया कि ये एक चोर है और पैसों के लिए मारपीट भी करता है। और तुम इससे छुपाते रहे? जी सर। और मैं इसे बताता भी कैसे? अगर इसे मैं अपनी सच्चाई बता देता तो ये मुझसे शादी कभी नहीं करती। तो तुम्हें पता कब चला? सब पिछले महीने, जब पुलिस इसे ढूंढते ढूंढते घर तक आ गई, तब मुझे इसकी असलियत के बारे में पता चला। एक नंबर का चोर है, मारपीट करता है और यहाँ तक कि एक मर्डर केस में अंदर भी जा चुका है। फिर भी तुम इसका साथ देती रही और इसे नागपुर अपने घर भी लेकर गई। नहीं सर, मैं तो इसको छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे बहला फुसला के मना लिया। कहने लगा कि मैं सुधर जाऊंगा, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। और मैं तो ठहरी ही बुद्धू इसकी बातों में आ गई और ले गई अपने घर। तुम्हारे पापा का मर्डर किसने किया? दोनों ने मिलकर? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं सच कह रही हूँ सर। जो किया है इसने किया है। मैं तो इसको रोकती रही सर, लेकिन ये माना ही नहीं। अश्विनी, देख रही हो कितनी मासूम है ये। बाप का मर्डर करके भाग रही थी और पुलिस के सामने कह रही हो कुछ नहीं किया। बेवकूफ समझा हमको? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने मेरे पापा को मारा है सर, इसने मारा है, मैं सच कह रही हूँ सर। सर ये झूठ बोल रही है। देख, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जितनी जल्दी बता देगा उतना सही होगा तेरे लिए। बता कैसे मारा प्रताप जी को, बोल। सर मैं सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी बसाना चाहता था प्रणीता के साथ, लेकिन इसके पापा को जैसे ही हमारी सच्चाई पता चली, उन्होंने हमें घर से निकलने को बोल दिया। और सर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम अपने घर में रुकने दें। तो सर आप ही बताइए हम क्या करते? जौनपुर हम जा नहीं सकते थे, और अगर इसके पापा हमें घर से बाहर निकाल देते तो हम कहाँ जाते? सिर्फ इसलिए मार दिया तुमने प्रताप जी को? नहीं सर, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मगर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उस रात जब वो घर आए तब हम घर में ही थे। मैंने तुम दोनों से ये कहा था कि शाम को इस घर से निकल जाना, और तुम लोग अभी तक यहीं हो। पापा वो सोचिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे पापा? अरे इससे शादी करने से पहले नहीं सोचा था ये गुंडे बदमाश मुझे घर में नहीं चाहिए। सोने हरामजादे, मेरे घर में मुझे आंख दिखाता है तू? जानता है तू मैं कौन हूँ? सोने, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम नहीं जाएंगे इस घर से। हाँ, मुझे तेरी नीयत पता थी, उस घर से बाहर नहीं जाएगा। और इस सड़क की पैदाइश, दो कोड़ी के हरामखोर, मेरे घर पे कब्जा करना चाहता है तू? निकल बाहर। पापा क्या हो गया पापा को? पापा उठे, पापा क्या हो गया पापा? पापा की सांसें नहीं चल रही। तुमने मेरे पापा को मार डाला। जानबूझ के नहीं किया है, गुस्से में हुआ है, समझी? तुमने मेरे पापा को मार डाला। चुप सुन लेगा तो दोनों फंसेंगे। चुप। मैं क्यों फंसूंगी? हाँ, तुमने मारा है पापा को, मैं जाके पुलिस को बोल दूंगी कि तुमने। अगर तू पुलिस को बोलेगी ना तो मैं तुझे ही फंसाऊंगा। आई बात समझ में? हाँ चुप। अब इस लाश का क्या करना है? सर हमने एक बड़ा बैग खरीदा, फिर पापा की बॉडी को उस बैग में डाला और उसको उसी घर में छुपा दिया। फिर हम दोनों ने मिलके पूरे घर को साफ किया। उसके बाद तुम दोनों ने प्लान बनाया। पहले तो अंजलि जी से झूठ बोला प्रताप जी के भोपाल जाने के बारे में,
अंजलि जी के सामने भोले बने रहे ताकि उनको तुम लोगों पे शक ना हो। ऑटो वाले को बुकिंग दी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो लाश को लेकर तुम दोनों कहां भागने की फिराक में थे? सर हम कहीं भागने वाले नहीं थे। दरअसल हम उस बैग को किसी अनजान ट्रेन में रखकर छोड़ने वाले थे ताकि वो लाश यहाँ से कहीं दूर चली जाए और उसकी पहचान ना हो पाए, और फिर हम फेक सर्च के लिए भोपाल जाने वाले थे ताकि हम पर किसी को शक ना हो। क्या वो ऑटो वाला भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? नहीं सर, उसका इस खून से कोई लेना देना नहीं। प्लान अच्छा था तुम लोगों का, पर वो ऑटो वाले ने सब गड़बड़ कर दी, है ना? और प्रणीता, तुम, इस आदमी ने तुम्हारे पापा को तुम्हारी आंखों के सामने इतनी बुरी तरह से मार दिया और तुम इसी का साथ दे रही थी। तुम्हें क्या लगा तुम बच के निकल जाओगी? जरा भी शर्म नहीं आई तुमको? सर मैं बहुत डर गई थी सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जुर्म की माफी नहीं होती प्रणीता, सजा होती है। और तुम्हारा जुर्म तो इस राकेश से भी ज्यादा बड़ा है, जो अपने ही पिता के हत्यारे को बचा रही थी। भले ही कानून तुम्हें इस राकेश से कम सजा दे, मगर अपने पिता की हत्या की तुम भी उतनी ही दोषी हो जितना यह राकेश।